नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के इबोला आउटब्रेक की तह तक जाने वाले हैं। हम इस वायरस की कार्यप्रणाली और इसके खिलाफ चल रही वैश्विक तैयारियों को एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक ऐसा विषय है जिसका तथ्यात्मक अध्ययन आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। 50% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, वर्तमान में इबोला का जो नया स्ट्रेन फैल रहा है उसकी मृत्यु दर 50% देखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि संक्रमित होने वाले आधे लोगों की जान जाने का जोखिम है। यही वजह है कि आज हमें इस पूरी स्थिति को बहुत ही निष्पक्ष और गहराई से समझने की जरूरत है। इस पूरी स्थिति को डिकोड करने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हालिया हेल्थ इमरजेंसी की बात करेंगे, फिर इस नए बुंडीबुग्यो स्ट्रेन को समझेंगे, उसके बाद इसके लक्षण, इसे रोकने में आ रही चुनौतियां और आखिर में हमारी तैयारियों पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है नवीनतम स्वास्थ्य आपातकाल। आइए देखते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप से अचानक ये जो स्वास्थ्य चेतावनियां आ रही हैं, उनका बुनियादी सच आखिर क्या है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी असाधारण स्थिति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकती है और इसके लिए दुनिया भर को मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इससे अभी तक कोई व्यापक महामारी या पैंडेमिक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके दुनिया भर में फैलने का जोखिम जरूर मंडरा रहा है। अब स्वास्थ्य अधिकारी इतने अलर्ट क्यों हैं? जरा मई 2026 के इन शुरुआती आंकड़ों पर नजर डालिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में शुरुआत में सिर्फ 8 मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन देखते ही देखते संदिग्ध मामले 246 तक पहुंच गए और सबसे डराने वाली बात है 80 मौतें। सिर्फ 8 पुष्ट मामलों के इर्द गिर्द 80 लोगों की जान जाना। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये वायरस कितना घातक है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बुंडीबुग्यो स्ट्रेन को डिकोड करना। इस आउटब्रेक को सही से समझने के लिए हमें इसके पीछे के जीव विज्ञान यानी इस खास वायरस के बायोलॉजिकल बैकग्राउंड को समझना होगा। देखिए, इबोला मूल रूप से एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का सीधा सा मतलब है एक ऐसा इन्फेक्शन जो जानवरों से इंसानों में आता है। इसकी शुरुआत अक्सर फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ों से होती है, लेकिन ये चिंपैंजी या गोरिल्ला जैसे जानवरों के खून या अंगों के जरिए भी इंसानों तक पहुंच सकता है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऐसी ही बीमारियां अक्सर बड़ी महामारियों का शुरुआती बिंदु बनती हैं। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल अंतर समझना जरूरी है। सभी इबोला वायरस एक जैसे काम नहीं करते। एक तरफ है पुराना जायर स्ट्रेन, जिसके लिए मेडिकल साइंस ने काफी मेहनत करके एक वैक्सीन और पक्का इलाज ढूंढ निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ है ये नया बुंडीबुग्यो स्ट्रेन जो अभी फैल रहा है। और ये इतना चिंताजनक क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमारे पास फिलहाल कोई भी वैक्सीन या खास इलाज मौजूद ही नहीं है। पुरानी वैक्सीन इस नए रूप पर बिल्कुल बेअसर है। तीसरा हिस्सा, संचरण और गंभीर लक्षण। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वायरस आखिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है और शरीर के अंदर क्या तबाही मचाता है। ये वायरस बहुत ही आसानी से फैलता है, मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के तरल पदार्थों के संपर्क में आने या उनका मांस खाने से। एक बार जब ये किसी इंसान में आ जाता है तो फिर ये खून, लार या पसीने जैसे शारीरिक तरल पदार्थों के जरिए बहुत तेजी से दूसरे इंसानों में फैलता है। यहाँ तक कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर या मेडिकल सुइयों को छूने से भी। यही वजह है कि जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, उनकी अपनी जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता रहता है। अगर लक्षणों की बात करें तो इसके शरीर में पनपने यानी इंक्यूबेशन में 2 से 21 दिन लग सकते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा जैसे कोई आम फ्लू या मलेरिया हो गया हो, जैसे बुखार, थकान और सिरदर्द। लेकिन असली खतरा इसके दूसरे गंभीर चरण में है। तब उल्टी, दस्त, त्वचा पर चकत्ते, किडनी और लिवर का फेल होना और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे मरीज गंभीर कंफ्यूजन या मतिभ्रम का शिकार हो जाता है। चौथा हिस्सा, इस आउटब्रेक को रोकने की चुनौतियां। जब हम इस वायरस की ताकत को समझ लेते हैं तो दिमाग में सीधा सवाल आता है कि ग्राउंड पर काम कर रही मेडिकल टीमों को आखिर किन रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत काफी मुश्किल है। पहली बात,
इतवारी जैसे इलाकों में M23 जैसे सशस्त्र गुटों का कब्जा है, जिससे डॉक्टरों का वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा, गोमा, किंशासा और कंपाला जैसे बड़े शहरों के बीच लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना है। इसके ऊपर से वहां का क्षेत्रीय स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही काफी कमजोर है। और एक बहुत अहम बात, वहां की पारंपरिक अंतिम संस्कार की प्रथाएं। लोग मृतक के शरीर को छूते हैं, और चूंकि मरने के बाद भी ये वायरस शरीर में बेहद संक्रामक रहता है, तो संक्रमण बहुत तेजी से फैल जाता है। 5वां और आखिरी हिस्सा, तैयारियां और भविष्य के कदम। इतनी बड़ी चुनौती के सामने हमारा वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम कर रहा है, आइए इसे समझते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों ने ऐसे मुश्किल वक्त के लिए प्रोटोकॉल बना रखे हैं। याद कीजिए 2009 का H1N1 फ्लू, 2014 का पश्चिमी अफ्रीका का इबोला आउटब्रेक, 2020 का कोविड-19 या फिर हाल ही का एमपॉक्स। इन सभी घटनाओं में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया था, और उसी अनुभव के आधार पर आज की स्थिति से निपटने की कोशिश की जा रही है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पर सख्त थर्मल स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन सुविधाएं लागू की जा रही हैं, बिल्कुल भारत के NCDC और IDSP प्रोटोकॉल की तरह। इसके अलावा एक वन हेल्थ अप्रोच अपनाई जा रही है। इसका मतलब है इंसान, जानवर और पर्यावरण तीनों की एक साथ निगरानी करना। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता, और सबसे ज़रूरी बात, नई mRNA तकनीक पर तेज़ी से रिसर्च हो रही है, ताकि जैसे ही वायरस अपना रूप बदले, हम तुरंत उसके अनुकूल एक नई वैक्सीन तैयार कर सकें। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गंभीर सवाल पर गौर करना ज़रूरी है। जब वायरस इतनी तेज़ी से अपने जेनेटिक्स बदल लेता है कि पुरानी वैक्सीन पूरी तरह से बेकार हो जाए, जैसा कि हमने जायर और बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के मामले में देखा, तो क्या हमारे वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे ऐसे जानलेवा आउटब्रेक से निपटने के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के खतरों और हमारी मौजूदा तैयारियों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।